कड़कड़ाटी ठंड की सुबह थी। 65 वर्षीय देवकी जी कांपते हाथों से आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से खुलता है और उनकी बहू रागिनी चिल्लाते हुए बाहर आती है। माँ जी, आपको कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह यह खड़ मत किया कीजिए, मेरी नींद खराब होती है और अभी तक चाय भी नहीं बनी। दिन ब दिन आप सुस्त होती जा रही हैं। बहू की तीखी आवाज़ सुनकर देवकी जी सहम गई। उन्होंने जल्दी से झाड़ू एक तरफ रखी और रसोई में जाकर गर्मा गर्म चाय का कप रागिनी की तरफ बढ़ा दिया। रागिनी ने चाय का एक घूंट लिया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चाय का कप सिंक में पटक दिया और बोली, यह चाय है या उबला हुआ पानी? आपको एक चाय तक ढंग से बनानी नहीं आती? गांव के तौर तरीके अभी तक नहीं छूटे आपके? देवकी जी ने नीची नज़रों से कहा, बेटा ठंड बहुत थी तो हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे थे, मैं दूसरी बना देती हूँ। रहने दीजिए, आपसे कुछ नहीं होगा। रागिनी पैर पटकती हुई अपने आलीशान कमरे में चली गई। देवकी जी की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह मन ही मन सोचने लगी कि जिस बहू को उन्होंने पलकों पर बिठाया, आज उसी के सामने उनकी कोई कीमत नहीं रही। दोपहर को जब रागिनी अपने बुटीक के काम से बाहर गई थी, तब देवकी जी अपने कमरे में बैठी अपने स्वर्गीय पति और बेटे की तस्वीर को देख रही थी। 5 साल पहले एक भयंकर महामारी में देवकी जी के पति और उनके जवान बेटे आकाश का असमय निधन हो गया था। उस वक्त रागिनी सिर्फ 24 साल की थी और उसका छोटा बेटा चीकू। रागिनी पूरी तरह टूट चुकी थी। मायके वालों ने भी मुंह मोड़ लिया था। तब देवकी जी ने अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया। उन्होंने रागिनी से कहा था, बहू आकाश चला गया तो क्या हुआ, मैं अभी जिंदा हूँ, तू रो मत, आगे बढ़। तेरी सिलाई कढ़ाई के हुनर को मैं बेकार नहीं जाने दूंगी। देवकी जी ने अपनी बरसों पुरानी पुश्तैनी ज़मीन और गहने बेचकर रागिनी के लिए शहर में एक छोटा सा बुटीक खुलवाया। दिन में देवकी जी छोटे से चीकू को संभालती, घर का सारा काम करती और रात भर जाकर रागिनी के डिज़ाइनों में हाथ बटाती थी। देवकी जी की इसी मेहनत और आशीर्वाद की बदौलत आज रागिनी का बुटीक शहर का सबसे बड़ा फैशन हब बन चुका था। रागिनी अब एक बड़ी बिजनेस वूमेन बन चुकी थी, लेकिन कामयाबी के इस शिखर पर आते ही वह अपनी सासू माँ के एहसानों को भूल गई। उसमें अमीर होने का घमंड आ गया था। शाम के 4 बज रहे थे। 7 साल का चीकू स्कूल से लौटा। वह आते ही अपनी दादी के गोद में बैठ गया और बोला, दादी, आज मुझे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला। देखो, मैंने आपकी और मेरी तस्वीर बनाई है। देवकी जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने चीकू को गले से लगा लिया। तभी रागिनी की एंट्री होती है। चीकू के हाथ में अपनी और दादी की तस्वीर देखकर वह झपट कर उसे छीन लेती है और चीकू को डांटते हुए कहती है, कितनी बार कहा है कि अपनी दादी के साथ मत बैठा करो, सारा दिन बस पिछड़ी बातें सीखोगे। जाओ अपने कमरे में जाकर इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ो। चीकू रोते हुए अपने कमरे में चला गया। देवकी जी ने रूंधे गले से कहा, रागिनी, वह बच्चा है, उसे मत डांटो। आप मुझे मत सिखाइए माँ जी। आज शाम को मेरे बुटीक के नए आउटलेट का उद्घाटन है। शहर के बड़े बड़े VIP आ रहे हैं। आप चुपचाप अपने कमरे में रहिएगा, बाहर आकर तमाशा मत बनाइएगा। रागिनी ने अहंकार से कहा और तैयार होने चली गई। शाम को रागिनी के नए शोरूम पर भव्य पार्टी चल रही थी।
हर तरफ रोशनी और बड़े बड़े लोग थे। रागिनी अपनी तारीफें सुनकर फूली नहीं समा रही थी। तभी वहाँ शहर की सबसे प्रतिष्ठित और अमीर महिला मिसेस सिंघानिया अपनी 80 साल की बुजुर्ग सास के साथ पहुंची। रागिनी दौड़कर उनके पास गई और बोली, वेलकम मैम, आपके आने से मेरे शोरूम की शोभा बढ़ गई। मिसेस सिंघानिया ने मुस्कुराकर अपनी सास के पैर छुए और उन्हें सबसे मुख्य सोफे पर बिठाया। रागिनी यह देखकर हैरान थी कि इतनी अमीर महिला अपनी सास की इतनी सेवा कर रही हैं। रागिनी ने उत्सुकता से पूछा, मैम, आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, फिर भी अपनी सास का इतना ख्याल रखती हैं। मिसेस सिंघानिया की आंखों में सम्मान के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, रागिनी जी, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वह इन्हीं की बदौलत है। जब मेरे पति का देहांत हुआ था तो इन्होंने अपनी रातों की नींद बेचकर मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। जो औरत अपनी सासू माँ के त्याग को भूल जाए वह कभी सच्ची कामयाब इंसान नहीं बन सकती। माँ का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मिसेस सिंघानिया की यह बात सीधे रागिनी के दिल पर तीर की तरह लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सामने समय का आईना लाकर रख दिया हो। उसे तुरंत याद आया कि कैसे देवकी जी ने अपनी ज़मीन और गहने बेचकर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। वह खुद फटे कपड़ों में रही लेकिन रागिनी को हमेशा आगे बढ़ाया। रागिनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वह पार्टी को बीच में ही छोड़कर तुरंत घर की तरफ भागी। घर पहुंचकर उसने देखा कि देवकी जी कमरे में भगवान की मूर्ति के सामने बैठी रो रही थी और कह रही थी, हे भगवान, मेरी बहू को हमेशा खुश रखना, उसका बिजनेस और बढ़े, बस उसे थोड़ी सद्बुद्धि देना। यह सुनते ही रागिनी देवकी जी के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं कामयाबी के नशे में अंधी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। देवकी जी ने तुरंत अपनी बहू को उठाकर गले से लगा लिया। माँ का दिल तो आखिर माँ का ही होता है। उन्होंने रागिनी के आंसू पोंछे और कहा, पगली, माँ कभी बच्चों से नाराज नहीं होती। अब रागिनी बदल चुकी थी। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। अब वह अपनी सासू माँ को सिर का ताज बना कर रखती थी और चीकू भी अपनी दादी की छाँव में खुशी खुशी बड़ा हो रहा था। रागिनी के जीवन में आए इस बदलाव को अभी कुछ ही महीने बीते थे। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। सुबह की शुरुआत अब रागिनी की डांट से नहीं बल्कि देवकी जी के भजनों और पूरे परिवार के एक साथ बैठकर चाय पीने से होती थी। रागिनी अब ऑफिस जाने से पहले रोज़ देवकी जी के पैर छूती और चीकू भी अपनी दादी की गोद में बैठकर कहानियाँ सुनते हुए खाना खाता। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और इंसान के कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होता है। रागिनी ने अपने अतीत में जो घमंड दिखाया था और जिन लोगों का दिल दुखाया था, उसका एक कड़वा फल अभी उसे भुगतना बाकी था। एक दोपहर जब रागिनी अपने बुटीक में एक बहुत बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर की तैयारियों में व्यस्त थी, तभी अचानक वहां पुलिस और सरकारी अफसरों की एक टीम आ धमकी। रागिनी हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। जी, आप लोग, क्या बात है? लीड ऑफिसर ने कड़क आवाज़ में कहा। रागिनी जी, आपके खिलाफ कोर्ट का वारंट है। आपके बुटीक के जिस नए आउटलेट का उद्घाटन हुआ था, उस ज़मीन के कागज़ फर्जी पाए गए हैं। आपके पुराने पार्टनर ने आपके साथ
धोखाधड़ी की है और सारा इल्ज़ाम आप पर डाल दिया है। जब तक जांच पूरी नहीं होती आपका यह बुटीक और आपकी सारी संपत्ति सील की जाती है। रागिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अधिकारियों के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, अपने वकीलों को फ़ोन किया, लेकिन कानून के आगे किसी की नहीं चली। देखते ही देखते जिस बिजनेस को उसने अपने खून पसीने से सींचा था उस पर सरकारी ताला लटक गया। बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए। शाम को जब रागिनी बदहवास हालत में घर लौटी तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वह सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। देवकी जी दौड़कर रागिनी के पास आईं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तू इस तरह रो क्यों रही है? चीकू के पापा के जाने के बाद मैंने तुझे कभी इस तरह टूटते नहीं देखा। रागिनी ने रोते हुए सारी बात बताई। माँ जी, हम बर्बाद हो गए। मेरा बुटीक सील हो गया है। मार्केट का लाखों का कर्ज है जो मुझे चुकाना है, वरना मुझे जेल हो जाएगी। जिस कामयाबी पर मुझे नाज था वह एक पल में मिट्टी में मिल गई। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं चीकू को कहाँ ले जाऊंगी? देवकी जी ने शांति से रागिनी के आंसू पोंछे। उनकी आंखों में वही पुराना हौसला था जो 5 साल पहले आकाश की मौत के वक्त था। वह अपने कमरे में गई और अंदर की अलमारी के सबसे सुरक्षित कोने से एक मखमली पोटली निकाल कर लाई। उन्होंने वह पोटली रागिनी के हाथों में रख दी। जब रागिनी ने पोटली खोली तो उसमें सोने के कुछ कंगन, एक पुराना हार और कुछ पैसे थे। रागिनी ने हैरान होकर पूछा, माँ जी, यह सब? आपने तो कहा था कि बुटीक खोलने के लिए आपने अपने सारे गहने बेच दिए थे। देवकी जी मुस्कुराई और बोली, पगली माँ अपनी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है, लेकिन बुरे वक्त के लिए थोड़ी सी बचत छुपा कर भी रखती है। यह मेरी माँ के दिए हुए गहने थे जो मैंने बचा लिए थे, और यह जो पैसे हैं यह मेरी उस पेंशन के हैं जो मैं हर महीने चुपचाप बचाती आ रही थी, ताकि कभी चीकू की पढ़ाई या तेरे किसी काम आ सके। रागिनी देवकी जी को देखती रह गई। उसने जिस सास को गांव की गंवार कहा था, जिसे अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया था, आज वही सास उसकी ढाल बनकर खड़ी थी। देवकी जी ने कहा, इन गहनों को बेचकर इन पैसों से अपना कर्ज चुकाओ बहू। दुकान ही तो सील हुई है, तेरा हुनर तो कोई नहीं छीन सकता। हम फिर से शुरुआत करेंगे तो अकेले नहीं है, तेरी यह बूढ़ी माँ अभी जिंदा है। देवकी जी के दिए पैसों से रागिनी ने अपना सारा कर्ज चुकाया। अब उनके पास बड़ा शोरूम नहीं था, लेकिन देवकी जी ने अपने घर के गैरेज को ही साफ करके रागिनी के लिए एक छोटा सा बुटीक रूम तैयार कर दिया। इस बार रागिनी अकेली नहीं थी। देवकी जी खुद चश्मा लगाकर रागिनी के साथ कपड़ों पर कढ़ाई करने बैठती। दोनों सास बहू रात रात भर जागकर नए डिजाइन तैयार करती। अब रागिनी के मन में कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वह समझ चुकी थी कि असली संपत्ति बड़ा शोरूम या बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि परिवार का साथ है। रागिनी के डिज़ाइनों की सादगी और देवकी जी की पारंपरिक कढ़ाई का ऐसा फ्यूजन बना कि धीरे धीरे छोटे से गैरेज वाले बुटीक की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। जो ग्राहक रागिनी का साथ छोड़ गए थे वे उसके काम की तारीफ सुनकर वापस आने लगे। 1 साल बाद रागिनी ने फिर से एक नया मुकाम हासिल कर लिया था। इस बार वह पहले से भी ज़्यादा सफल थी, लेकिन उसका दिल पूरी तरह बदल चुका था। एक शाम बुटीक में काम करते वक्त रागिनी की नज़र बाहर सड़क पर पड़ी।
वहाँ एक आलीशान गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वही सरकारी अधिकारी उतरे जिन्होंने 1 साल पहले रागिनी की दुकान सील की थी। उनके साथ एक बुजुर्ग महिला भी थी जो चलने में असमर्थ थी। वह अधिकारी रागिनी के बुटीक में आए। इस बार उनकी आवाज़ में कड़कपन नहीं बल्कि एक गुहार थी। उन्होंने कहा, रागिनी जी, मुझे माफ़ करना, उस दिन मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन आज मैं यहाँ एक अधिकारी बनकर नहीं, एक बेबस बेटा बनकर आया हूँ। मेरी माँ पिछले 1 साल से डिप्रेशन में है। वह किसी से बात नहीं करती। उन्होंने अखबार में आपकी और आपकी सासू माँ की कहानी पढ़ी कि कैसे आप दोनों ने मिलकर फिर से शून्य से शुरुआत की। मेरी माँ आपसे और आपकी माता जी से मिलना चाहती है। रागिनी ने मुस्कुराकर उन बुजुर्ग महिला का हाथ थामा और उन्हें अंदर ले आई जहाँ देवकी जी बैठी थी। रागिनी ने गर्व से उस अधिकारी से कहा, सर, उस दिन अगर आपने मेरी दुकान सील न की होती तो शायद मैं कभी नहीं जान पाती कि मेरी असली ताकत क्या है। मेरी असली काबिलियत यह बिजनेस नहीं बल्कि मेरी माँ का यह आशीर्वाद है। वहाँ बैठी देवकी जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। चीकू दौड़ कर आया और अपनी दादी और माँ दोनों के गले लग गया। समय के आईने ने रागिनी को जो सबक सिखाया था उसने उसके जीवन को हमेशा के लिए रोशन कर दिया था। समय का चक्र अपनी गति से घूम रहा था। अब रागिनी के बुटीक ममता क्रिएशन का नाम सिर्फ शहर में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फैशन शोज़ में भी लिया जाने लगा था। लेकिन इस बार रागिनी की सफलता की कहानी बिल्कुल अलग थी। वह अपनी हर बड़ी अचीवमेंट, हर अवार्ड फंक्शन में देवकी जी को अपने साथ लेकर जाती और बड़े गर्व से दुनिया के सामने कहती, यह मेरी सासू माँ नहीं, इस बिजनेस की असली रीढ़ की हड्डी और मेरी सगी माँ है। लेकिन ज़िंदगी की परीक्षा अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। नियति ने इस परिवार के सामने एक ऐसी चुनौती लाकर खड़ी कर दी जिसने एक बार फिर रागिनी के धैर्य और देवकी जी के त्याग का इम्तिहान लिया। एक रात पूरा परिवार खाना खाकर सो रहा था। अचानक चीकू के कमरे से ज़ोर ज़ोर से खांसने और रोने की आवाज़ आने लगी। रागिनी और देवकी जी हड़बड़ा कर उठी और चीकू के कमरे की तरफ भागी। देखा तो चीकू तेज बुखार में तप रहा था और उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। रागिनी घबरा गई। माँ जी, चीकू को देखिए, इसे क्या हो गया? इसका शरीर तो अंगारे की तरह जल रहा है। देवकी जी ने तुरंत चीकू को अपनी गोद में लिया, उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने को कहा और बोली, रागिनी, घबरा मत, हिम्मत रख, तुरंत गाड़ी निकाल और इसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले चल। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने चीकू को तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया। कुछ घंटों की जांच के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उन्होंने रागिनी से कहा, रागिनी जी, चीकू को एक गंभीर और रेयर फेफड़ों का इन्फेक्शन हुआ है। उसकी हालत नाजुक है। हमें तुरंत एक बड़े ऑपरेशन और कुछ बेहद महंगी दवाइयों की ज़रूरत है जो विदेश से मंगवानी पड़ेंगी। इसमें लगभग 15 लाख रुपए का खर्चा आएगा और हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। 15 लाख रुपए? रागिनी के पैर जैसे ठंडे पड़ गए। नए बुटीक की शुरुआत और पुराना कर्ज चुकाने में उसकी सारी जमा पूंजी लग चुकी थी। बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे और इतनी जल्दी बैंक से लोन मिलना भी नामुमकिन था। रागिनी अस्पताल के गलियारे में बैठकर सिर पकड़कर रोने लगी। हे भगवान, तू मेरे कर्मों की सज़ा मेरे मासूम बच्चे को क्यों दे रहा है? मैंने अतीत में जो घमंड किया उसकी सज़ा मुझे दे, मेरे बच्चे को बचा ले।
तभी वहाँ रागिनी के कुछ पुराने अमीर दोस्त और बिजनेसमैन आए जो कभी उसकी पार्टियों की शान हुआ करते थे। रागिनी ने उम्मीद से उनकी तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मेरे बेटे की जान खतरे में है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं पाई पाई चुका दूंगी। लेकिन उन तथाकथित अमीर दोस्तों ने नज़रें फेर ली। किसी ने कहा, अरे रागिनी जी, इस समय मार्केट बहुत मंदी में चल रहा है, इतने कैश का इंतज़ाम इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो किसी ने बहाना बनाकर वहाँ से दूरी बना ली। रागिनी को समझ आ गया कि पैसे और घमंड के दम पर कमाए गए रिश्ते सिर्फ अच्छे वक्त के साथ ही होते हैं, बुरे वक्त में वे सब गायब हो जाते हैं। रागिनी को टूटता देख देवकी जी चुपचाप अस्पताल से बाहर निकल गई। उनके मन में कुछ चल रहा था। वह सीधे शहर के सबसे बड़े अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम सवेरा की तरफ बढ़ी। वह यही आश्रम था जहां देवकी जी अक्सर जाकर वहां के बच्चों और बुजुर्गों की मदद किया करती थी और अपनी पेंशन का एक हिस्सा दान करती थी। वहाँ के ट्रस्टी देवकी जी का बहुत सम्मान करते थे। देवकी जी ने उनके सामने हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, भाई साहब, आज मेरा पोता ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे 15 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरे इस 65 साल के शरीर और मेरी पुश्तैनी कला के। मैं अपनी बची हुई पूरी ज़िंदगी आपके इस आश्रम के बच्चों को बिना एक पैसे लिए सिलाई कढ़ाई सिखाऊंगी, उनके कपड़े सिलूंगी और यहाँ के बुजुर्गों की सेवा करूंगी। क्या आप मुझे एडवांस के तौर पर यह रकम दे सकते हैं? देवकी जी की निस्वार्थ ममता और उनकी आंखों का दर्द देखकर ट्रस्टी का दिल पिघल गया। उन्होंने, देवकी जी, आप जैसी देवी माँ के आगे तो ईश्वर भी झुक जाए। आप हमारे आश्रम की शान है। हम आपकी शर्त पर नहीं बल्कि आपकी इंसानियत पर यह पैसे दे रहे हैं। उन्होंने तुरंत अस्पताल के खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवा दिए। पैसे जमा होते ही डॉक्टर्स ने चीकू का ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई घंटों के इंतज़ार के बाद आखिरकार डॉक्टर मुस्कुराते हुए आईसीयू से बाहर आए। बधाई हो रागिनी जी, ऑपरेशन सफल रहा। चीकू अब खतरे से बाहर है। आपकी माता जी की प्रार्थना और सही समय पर पैसों के इंतजाम ने बच्चे की जान बचा ली। रागिनी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह दौड़कर देवकी जी के गले लग गईं। माँ जी, आपने मेरे बच्चे को नया जीवन दे दिया, लेकिन इतने पैसे इतनी जल्दी आए कहाँ से? जब देवकी जी ने आश्रम वाली बात बताई तो रागिनी के दिल में देवकी जी के लिए सम्मान और भी 1000 गुना बढ़ गया। उसने देवकी जी के पैर छुए और रोते हुए कहा, माँ जी, आपने आश्रम से जो वादा किया है उसे आप अकेली नहीं निभाएंगी। अब से हर रविवार मैं और चीकू भी आपके साथ उस आश्रम में जाएंगे। मैं वहाँ की लड़कियों को मुफ्त में फैशन डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी और जो कमाई हमारे बुटीक से होगी उसका आधा हिस्सा हमारे उस आश्रम के बच्चों के नाम रहेगा। चीकू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब यह परिवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत और विनम्र और खुशहाल हो चुका था। समय के आईने ने रागिनी को न सिर्फ घमंड छोड़ना सिखाया था बल्कि यह भी सिखा दिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा धन और सबसे सुरक्षित ढाल एक माँ की निस्वार्थ ममता और बुजुर्गों का आशीर्वाद ही होता है। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।